अ बिग हेलो टू ईच एंड एवरीवन। इस वक्त जो भी हमारे चैनल के इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं, यदि आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर दीजिए। एंड इफ ऑल आर वैल्यूएबल सब्सक्राइबर्स आर वाचिंग दिस प्रेजेंटेशन, देन अ बिग वेलकम टू यू एज वेल। आज के इस प्रेजेंटेशन को लाने में हमें थोड़ा समय लग गया, जिसके लिए हमें खेद है, लेकिन आज हम प्रेजेंटेशन में सरकार के द्वारा लिए गए एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए प्रस्ताव रख दिया गया है। इसीलिए हमने हमारी ऑनगोइंग टिश्यूज़ की सीरीज़ को हॉल्ट करके, रोक करके आपके लिए हम 3 वीडियोस की, 3 प्रेजेंटेशंस की एक लघु सीरीज़ लेके आए हैं। इस सीरीज़ में हम नई शिक्षा नीति के 3 भागों पर चर्चा करेंगे। एंड दिस सीरीज़ हैज़ डिवाइडेड द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, concentrating on discussion on the school education in the first part, about the teachers and the provision for the teaching fraternity in the second part, and then we will discuss about points regarding higher education, university entrances and admissions, etc. जब 3 प्रेजेंटेशंस की इस लघु सीरीज़ का अंत हो जाएगा, उसके उपरांत हम अपनी टिश्यूज़ की सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं चर्चा की। दोस्तों, आज होने वाली चर्चा के मुख्य बिंदुओं पर नज़र डालते हैं। जो पहला पॉइंट है वो है डिवीज़न ऑफ स्टैंडर्ड्स का, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि आयु तथा मानसिक क्षमता के अनुसार बच्चों को किन किन स्तरों में बांटा गया है। उसके बाद हम पैटर्न ऑफ स्टडी पर डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम उन सभी स्तरों के विषय में जानेंगे और उम्र तथा मानसिक क्षमता के अनुसार बच्चों को जिस प्रकार से अलग अलग स्तर में बांटा गया है, उसी प्रकार से किस तरीके से शिक्षा का रूप और शिक्षा का स्वरूप सरल से कठिन होने की ओर ठीक प्रकार से अलग अलग स्तर के लिए बनाया गया है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे विषयों के चुनाव पे, जिसमें 11वीं तथा 12वीं के छात्रों के लिए काफ़ी अच्छे फलदायी निर्णय सरकार के द्वारा लिए गए हैं। एंड दिस ऑप्शन ऑफ चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स would be most interesting topic to discuss today, would be most interesting point to discuss today, and it would be of great help to the students if they continue till the whole part of this presentation. जो अगला बिंदु हम चर्चा करने वाले हैं वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि वर्तमान समय में मार्क्स और अंक प्राप्ति की होड़ में कहीं न कहीं छात्र तनावग्रस्त हो जाते हैं और मनचाही अंक प्राप्ति न होने के कारण वो कई बार दुखी और मानसिक रूप से विचलित भी हो जाते हैं। इसीलिए शिक्षा का तरीका, परीक्षाओं के तरीके और परीक्षाओं के उपरांत किसी भी छात्र के जो अंक प्राप्ति है या उसका जो परफॉर्मेंस रहा है क्लास में, उसको आंकने के, उसको
एक तरीके से उसकी गणना करने के तरीके भी इस बार अलग होने वाले हैं। जो अंतिम बिंदु होगा वो विज्ञान इंस्टीट्यूट की ओर से हमारी विचारधारा रखेगा कि बच्चों को शुरुआती समय से लेकर 12वीं तक की शिक्षा का जो नया एक रास्ता सरकार के द्वारा दिया जाएगा, उससे आने वाले समय में उनकी नौकरी प्राप्ति हो गई, उनकी कामकाज हो गया, किस प्रकार से किस क्षेत्र को वो अपना कार्य क्षेत्र बनाएंगे, और इसका चुनाव करना उनके लिए नई शिक्षा नीति की सहायता से कितना सरल हो जाएगा। दोस्तों, डिवीज़न ऑफ स्टैंडर्ड्स में इस बार जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी उम्र और उसके हिसाब से एक एक करके लेवल वाइज उनकी एजुकेशन की डीपनेस और टॉपिक्स के इंक्लूजन को बांटा गया है। पिछली शिक्षा नीति एजुकेशन पॉलिसी में 10+2 का सिस्टम था, जिसमें स्कूल लेवल के एग्ज़ाम्स में 10वीं के स्तर पर बोर्ड्स होते थे और 12वीं के स्तर पर बोर्ड्स होते थे। लेकिन जो नई शिक्षा नीति लागू की जाएगी उसमें विद्यालय स्तर पर, मतलब स्कूल लेवल पे एग्ज़ाम्स क्लास 3rd से शुरू हो जाएंगे। जो शिक्षा नीति प्रपोज की गई है, प्रस्ताव रखा गया है जिसका, उसका मूल उद्देश्य होगा एक शुरुआती आयु में बच्चों की मानसिक क्षमता को पूरी तरीके से विकसित करना, क्योंकि 5 या 6 वर्ष की आयु तक हमारा मस्तिष्क सबसे अच्छे से डेवलप हो सकता है। तो ऐसे करिकुलम को, ऐसी एक्टिविटीज़ को, ऐसे तरीक़ों को अपनाना जिससे बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट मैक्सिमम हो सके, इस पर आने वाली शिक्षा नीति का सारा फोकस रहेगा। एक गणना, एक डेटा के अनुसार भारत में करीबन 3.2 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जो या तो स्कूल से ड्रॉप आउट हो चुके हैं, जो शिक्षा की मुख्य धारा का हिस्सा नहीं है। नई शिक्षा नीति इस बात को भी ध्यान में रख के लागू की जाएगी कि 2030 वर्ष 2030 तक करीबन 100% बच्चे, मतलब 100% सभी बच्चों का, सभी ऐसे बच्चों का जो मुख्य शिक्षा की धारा से दूर हैं, उनका रजिस्ट्रेशन हो और वो रजिस्टर्ड इंडियन स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स की एक लिस्ट में शामिल हो जाएं। जो पिछली शिक्षा नीति थी उसमें 10+2 का अरेंजमेंट डिवाइडेड था, जिसमें 10वीं तक की बेसिक एलिमेंट्री शिक्षा, मतलब 10वीं तक की शिक्षा अनिवार्य थी, और सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी लेवल पे +2 की क्लासेस होती थी, 11th और 12th। जो आने वाली शिक्षा नीति है उसमें जो लेवल्स हैं, स्तर हैं, उनको और बेहतर तरीके से डिफ़ाइन किया गया है, बांटा गया है, जिसमें कि फंडामेंटल स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज, देन सेकेंडरी स्टेज, इस तरीके से 4 लेवल्स में बच्चों को एज और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्टडी के हिसाब से बांटा गया है। जो पहला लेवल या स्तर बच्चों का होगा वो आंगनवाड़ी का स्तर होगा। इस लेवल में छोटे बच्चे जो अपनी आयु के प्रथम 5 वर्ष के बच्चे हैं, उनको इस स्तर पर भर्ती किया जाएगा। इस स्तर का मुख्य ध्येय होगा बच्चों में 3 प्रकार की विशेषताएं उत्पन्न करना, जिसमें कि पहला होगा चीज़ों को पहचानना। इसमें वस्तुएं, रंग,
जानवर, आकार, प्रकार होंगे। दूसरी विशेषता होगी भाषा को, लैंग्वेज को पहचानना, अक्षरों को पहचानना, उनका उच्चारण समझने का प्रयास करना। और तीसरी विशेषता जिसकी ओर मानसिक विकास बच्चों का करने का प्रयास किया जाएगा वो होगा न्यूमेरेसी, मतलब कि अंकों को पहचानना, संख्या को पहचानना, संख्या को समझना। इन तीन विशेषताओं के विकसित होने के उपरांत एक 3 महीने का, एक 3 मंथ प्रिपरेटरी कोर्स वर्क होगा, जिसमें छोटे बच्चों को अभ्यास करवाया जाएगा, जिससे कि वो औपचारिक शिक्षा की मुख्य धारा में, जब वो विद्यालय में एंट्री करें, जब उनका एडमिशन प्रॉपर फॉर्मल एजुकेशन लाइन में हो, तब उन्हें वहाँ एडजस्ट करने में और फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ चलने में समस्या ना हो। जो दूसरा लेवल स्टूडेंट्स का देखने को मिलेगा वो होगा प्रिपरेटरी स्टेज का लेवल। ये लेवल कक्षा तीसरी से कक्षा 5वीं तक के बच्चों पर फोकस करेगा और जिसमें कि आयु की सीमा होगी 8 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक के बच्चे। जितना भी ज्ञान, जितना भी विकास आंगनवाड़ी के स्तर पर बच्चों का किया जाएगा, उसी ज्ञान के आधार पर प्रिपरेटरी स्टेज में कुछ बहुत ही लाइट टेक्स्ट मटेरियल जिसे पढ़ा जा सके, अंग्रेज़ी तथा हिंदी में वाक्यों को लिखना, अनुच्छेद को लिखना, रीडिंग की एक हैबिट को डेवलप करना और अलग अलग शब्दों के उच्चारण को ठीक तरीके से समझना और उसका अभ्यास करना। इन सभी बिंदुओं पर इस लेवल पे, इस स्टेज पर ध्यान दिया जाएगा। और साथ ही साथ इस लेवल पर विज्ञान, गणित आदि विषयों को एक बड़े ही मूल स्वरूप में, बड़े ही सिंपल वे में, कुछ बेसिक टॉपिक्स के साथ उनका इंट्रोडक्शन किया जाएगा, जिससे कि बच्चों को धीरे धीरे इन सभी विषयों की जानकारी भी लगे और इन सभी विषयों से उनका साक्षात्कार भी हो। मिडिल स्टेज आने वाली शिक्षा नीति की अगली स्टेज या उसका अगला लेवल होगा, जिसमें कक्षा 6ठी से लेकर कक्षा 8वीं तक के बच्चों पर ध्यान दिया जाएगा। इस स्टेज में जो बच्चे होंगे उनकी आयु की सीमा होगी 11 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक। इस लेवल की ख़ास बात ये होगी कि इस लेवल पर जो मुख्य विषय हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स, साइंस, लैंग्वेजेस, उसके साथ साथ कुछ और विषय भी लाए जाएंगे, जैसे कि सोशल स्टडीज़, ह्यूमैनिटीज़। इस स्तर के बच्चों पर मुख्य रूप से प्रैक्टिकल थिंकिंग, प्रयोग करके तथ्यों को समझने की ओर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा तथा गणना युक्त सोच का विकास, समझ का विकास इस लेवल के बच्चों में करने का प्रयास किया जाएगा। प्रयास ये भी किया जाएगा कि विषयों में जो भी बिंदु वो पढ़ते हैं, जितने भी तथ्य उन्हें जान पड़ते हैं, वो आम जनजीवन की जितनी भी गतिविधियां हैं उससे उन्हें जोड़कर पढ़ें, जिससे कि तथ्यों को समझने और आम जनजीवन में उन्हें लागू करने, इसके साथ ही साथ शिक्षा को एक बेहतर रूप में प्राप्त करने में उनकी सहायता हो। सेकेंडरी स्टेज आने वाली शिक्षा नीति
के द्वारा प्रस्तावित विद्यालय स्तर की अंतिम स्टेज होगी। इस लेवल पे कक्षा 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक के बच्चों पर ध्यान दिया जाएगा तथा ये स्टेज उनके आने वाले जीवन तथा कार्य क्षेत्र का चुनाव करने में भी काफ़ी अहम भूमिका निभाएगी। इस स्टेज में कुल 4 वर्षों की शिक्षा दी जाएगी, कक्षा 9वीं, कक्षा 10वीं, कक्षा 11वीं तथा कक्षा 12वीं। एक बहुत ही अभूतपूर्व कदम जो नई एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा लिया जाएगा वो होगा मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, अर्थात नई शिक्षा नीति के अनुसार जो भी छात्र या छात्रा 9वीं तथा 10वीं के बाद विषयों का चुनाव करेगा, इस छात्र को किसी एक धारा के विषय चुनने की कोई कंपल्शन नहीं होगी, कोई मजबूरी नहीं होगी। मतलब कि अब साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, मेडिकल या नॉन मेडिकल जैसे स्ट्रीम्स का विभाजन नहीं होगा, इनको विलय कर दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अब बच्चों के पास अलग अलग विषयों के कॉम्बिनेशंस को चुनने का अब विकल्प होगा और इस इंटरकनेक्टेड चॉइस की सहायता से ऐसा कहा जा सकता है कि उनके पास कार्य क्षेत्रों को चुनने और विभिन्न कार्य क्षेत्रों में जाकर एक बेहतर तरीके से काम करने के बहुत सारे विकल्प, बहुत सारे आयाम होंगे। और इसी विषय में अगर हम सब्जेक्ट्स की चॉइस को देखें तो कुछ बदलाव नई शिक्षा नीति लेकर आई है, जिसमें से एक अहम बदलाव ये है कि संस्कृत भाषा को 12वीं तथा उच्च शिक्षा तक ले जाने का निर्णय होने वाला है। मतलब बच्चों के पास ये विकल्प हमेशा रहेगा कि वो संस्कृत को अपनी पूरी शिक्षा के जीवन में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कक्षा 6ठी से लेकर किन्हीं भी 2 वर्षों के लिए कम से कम एक 3 लैंग्वेज सिस्टम बच्चों को पढ़ना होगा, जिसमें कोई भी 2 भारतीय भाषाएं, जिसमें हिंदी, उड़िया, बंगाली, कन्नड़, प्राकृत आदि भाषाएं हो सकती हैं और कोई एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा जिसमें फ्रेंच, जर्मन जैसी भाषाएं आती हैं। इस 3 लैंग्वेज कॉम्बिनेशन को, इस 3 लैंग्वेज सिस्टम को किसी भी छात्र को कम से कम 2 साल के लिए पढ़ना होगा। सबसे अहम बदलाव जो नई शिक्षा नीति लाने वाली है और जिसकी सहायता से आने वाले समय में भारत का हर छात्र कार्य क्षेत्र में जाने के उपरांत बेहतरीन से बेहतरीन काम कर पाएगा, वो बदलाव है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड विषयों को तथा कोडिंग से रिलेटेड विषयों को आधुनिक शिक्षा नीति में इंक्लूड करना। इन सभी विषयों की सहायता से जितने भी मल्टीनेशनल जॉब्स हैं उसमें भारतीय छात्र बच्चे एक बेहतर तरीके से अपने स्थान को खोज पाएंगे और प्राप्त कर पाएंगे। एक और बड़ा अच्छा सुझाव आने वाली शिक्षा नीति में दिया जाएगा विद्यालयों को, जिसमें बैगलेस डेज का कॉन्सेप्ट भी होगा। बैगलेस डेज का कॉन्सेप्ट ये है कि 8 से 10 दिन के लिए किसी भी बच्चे को
स्कूल अपना बस्ता लेकर नहीं जाना। इन दिनों में बच्चों को किसी न किसी प्रकार का स्किल डेवलपमेंट सिखाया जाएगा, जिसमें कोई भी गतिविधि हो सकती है, और उस गतिविधि को सिखाने के लिए स्कूल के द्वारा ऐसे व्यक्तियों को बुलाया जाएगा जो उन कलाओं में या उन स्किल्स में पारंगत हों। कुछ नए विषय जिनका उद्देश्य होगा अच्छे खान पान तथा स्वास्थ्य को बच्चों तक पहुंचाना, और ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसी चीज़ों पर बच्चों का ध्यान आकर्षित करना। कुछ ऐसे विषय जो इन क्षेत्रों को डिस्कस करते हैं, उनकी चर्चा करते हैं, ऐसे विषय भी नई शिक्षा नीति के तहत लाए जाएंगे। यहाँ पर हमने एक छोटी सी टेबल आप सभी के लिए दे रखी है, जिसमें अभी तक की चर्चा किए गए सभी बिंदुओं का एक निचोड़ दिया हुआ है। यहाँ पे चारों स्टेजेस दी गई हैं, और जो जो मुख्य बिंदु इन चारों स्टेजेस, इन चारों लेवल्स के हैं, इस टेबल में आपको दिखाई पड़ते हैं। एक बहुत ही तनाव का विषय हो जाता है अंक तालिका का। जिस वक्त भी बच्चों के रिजल्ट्स निकलते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हर छात्र बहुत ही अच्छा हो पढ़ने में। साथ ही साथ पुरानी शिक्षा नीतियों के अनुसार बहुत सारे छात्रों का मनोबल इस कारणवश टूट जाता है कि वो विषयों को रट नहीं पाते, उन्हें स्मरण नहीं कर पाते अच्छे से। जो नई शिक्षा नीति होगी उसके अनुसार जो भी रिपोर्ट कार्ड बच्चों का बनाया जाएगा, उसमें रोट लर्निंग एंड मेमोराइजेशन से हटकर कितना कंसेप्चुअल बच्चे का परफॉर्मेंस रहा है, उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, डिसाइसिव एबिलिटी, इमोशनल क्वेश्चंट, इंटेलिजेंस क्वेश्चंट, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक चहुदर्शी 360 डिग्री का एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा, जिसमें एक छात्र की परफॉर्मेंस इन सभी बिंदुओं पर आंकी जाएगी। ऐसी परिस्थिति में बच्चों का तनाव काफ़ी हद तक कम हो सकता है, और इसके अलावा बोर्ड्स की परीक्षाएं इस पर अधिक आधारित होंगी कि किसी भी छात्र की मानसिक क्षमता कितनी दक्ष है किसी भी समस्या को सुलझाने में, प्रैक्टिकल कितना है उसका थिंकिंग अप्रोच, कितनी डिसाइसिव एबिलिटी अच्छी है, कॉम्पिटेंट है कि नहीं उसकी सोच। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के बोर्ड परीक्षाओं की रूपरेखा में भी बदलाव किए जाएंगे। और जैसा कि पहले भी चर्चा हुई है, अब विद्यालय स्तर की परीक्षाएं कक्षा तीसरी, कक्षा 5वीं, कक्षा 8वीं, कक्षा 10वीं तथा कक्षा 12वीं में होगी। इसका ये भी लाभ होगा कि जो छात्र और छात्राएं सीधे 10वीं या 12वीं में स्कूल लेवल के एग्ज़ाम, जिन्हें हम बोर्ड्स कहते हैं, वो देते हैं, तो काफ़ी बच्चों को इसमें एडजस्ट कर पाना, एग्ज़ाम्स को समझ पाने में समय लग जाता है, क्योंकि बच्चों की एक आदत कक्षा तीसरी से ही आने वाली शिक्षा नीति के अनुसार हम विद्यालय स्तर के परीक्षाओं के लिए बनाना आरंभ कर देंगे। अतः कक्षा 10वीं तथा 12वीं तक आते आते मानसिक तौर से ये सभी
स्टूडेंट्स अभ्यस्त होंगे और तैयार होंगे अपने बोर्ड्स के एग्ज़ाम को एक बेहतर तरीके से परफॉर्म करने में, जिसमें तनाव की कमी होगी और रिजल्ट्स भी बेटर आएंगे। क्लास 12th के बाद जो भी छात्र और छात्राएं हायर एजुकेशन में, उच्च शिक्षा में जाने का विकल्प चुनेंगे, उनके लिए उच्च शिक्षा में प्रविष्ट होने हेतु दी जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के गठन में भी नई शिक्षा नीति ने काफ़ी बदलाव किए हैं। आने वाले समय में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट डिज़ाइन किया जाएगा। एक ऐसी परीक्षा जिसमें अलग अलग विषय जैसे कि लैंग्वेजेस, ह्यूमैनिटीज़, मैथमेटिक्स, साइंस एक्सेट्रा, इन सभी के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया जाएगा और इसी कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट के आधार पर विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों द्वारा अलग अलग विषय के प्रश्नों में हर छात्र के द्वारा प्राप्त अंकों के अनुसार उस छात्र का आकलन किया जाएगा और इसी बेसिस पर अलग अलग स्ट्रीम्स में, अलग अलग सब्जेक्ट स्टडी में इन सभी छात्रों का चयन किया जाएगा। इससे सबसे बड़ा लाभ छात्रों को ये होने वाला है कि पिछली शिक्षा नीतियों के अनुसार बहुत सारी परीक्षाएं उन्हें देनी पड़ती थी, जिसमें कुछ राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं होती थीं और कई सारी निजी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों द्वारा गठित परीक्षाएं भी होती थी। ऐसी सूरत में स्टूडेंट्स को एक्सेस नंबर ऑफ एग्ज़ाम्स देने के कारण स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन भी होती थी। अतः इस समस्या को हल करने हेतु नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को एक प्रीमियर, एक मुख्य ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाएगा और एंट्रेंस एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर डिसाइड करने, उसकी पूरी रूपरेखा को तैयार करने का काम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा किया जाएगा। स्कूल लेवल पर नई शिक्षा नीति के अनुसार आने वाले सभी बदलावों की चर्चा करने के उपरांत उन्हें डिस्कस करने के बाद हम इस मोड पे पहुंचते हैं कि जो भी कदम सरकार के द्वारा नई शिक्षा नीति को ध्यान में रख के उठाए जाएंगे, उनका प्रभाव बच्चों के आने वाले जीवन और उनके द्वारा चुने गए कार्य क्षेत्रों पर कैसे पड़ेगा। हमारे अनुसार अगर ऐसा मल्टी फेसेटेड डेवलपमेंट बच्चों को दिया जाए, जिसमें कि उनकी IQ, उनका EQ, उनकी एप्टीट्यूड, एनालिटिकल थिंकिंग, कॉम्पिटिटिव थिंकिंग, ऐसी सोच जो मल्टी डायरेक्शनल हो, ऐसी सोच को अगर डेवलप किया जा रहा है तो इसका सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि उनके पास चुनने के लिए बहुत सारे आयाम, बहुत सारे विकल्प होंगे कि कौन सा कार्य क्षेत्र वो चुनते हैं। विश्व ग्लोबलाइज तो है ही, लेकिन भारत आने वाले समय में एक बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट बनने वाला है। ऐसी स्थिति में हमें आवश्यकता होगी कुछ ऐसे मस्तिष्क की जो अलग अलग भाषाओं में भी दक्ष हों तथा कंप्यूटराइज्ड फॉर्मेट पर डिजिटल वर्ल्ड में काम को अच्छे से कर सकें, जनरेट कर सकें, डिज़ाइन कर सकें। ऐसी स्थिति में यदि कम आयु पर ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग जैसे विषयों को, मल्टीपल लैंग्वेज सिस्टम्स को अगर लागू किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में बाय द टाइम दी स्टूडेंट्स रीच अप टू द लेवल ऑफ गोइंग फॉर जॉब्स, दे विल बी ready with all the environment that they are going to encounter in these multinational firms and
टॉप नॉच जॉब्स। उनके पास बहुत सारी चॉइसेस होंगी एज करियर ऑप्शंस, और कुछ गिनी चुनी डायरेक्शंस, गिने चुने काम, गिने चुने कार्य क्षेत्र ही नहीं होंगे। एक बड़ा ही विविड सा डिस्क्रिप्शन होगा उनके पास अलग अलग फील्ड्स के बारे में। और क्योंकि एक एप्टीट्यूड और कॉम्पिटेंसी बेस्ड थिंकिंग को, एनालिटिकल थिंकिंग को, एक्सपेरिमेंटल थिंकिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसका सबसे बड़ा असर भारत में विज्ञान के क्षेत्र में देखने को मिल सकता है, जिसमें हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि वैज्ञानिकों की तादाद और शोध कार्य में काफ़ी हद तक भारत को बढ़त मिल सकती है। नेक्स्ट पार्ट में हम शिक्षा नीति के द्वारा अध्यापकों के लिए किए गए या आने वाले प्रपोज्ड चेंजेस के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।